हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो जो है क्लास 10th का है, जिसमें हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट फर्स्ट। ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि डेफिनेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर मीन्स होता है 1। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं या इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, और 2 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि 2 वेरिएबल्स उसमें होंगे। पेयर का मतलब है ऐसी 2 इक्वेशन। ऑलरेडी 9th क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं, जिसकी जनरल फॉर्म को हमने लिखा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को अगर हम देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स x और y हैं और दोनों ही वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो यही कहलाएगी एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ का मतलब है यहां पर हम ऐसी 2 इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ऐसी 2 इक्वेशंस हैं, यानी कि पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो उसकी जनरल फॉर्म को किस तरह से लिखा जाएगा ये हम यहां पे देख रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने 2 इक्वेशन को लिखा, यही कहलाएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स x और y हैं, दोनों की डिग्री यहां पर लीनियर का मतलब है 1 है और पेयर का मतलब है ऐसी 2 इक्वेशन। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, a1 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 मींस कोफिशिएंट ऑफ y, c1 इज कांस्टेंट टर्म। सेकंड इक्वेशन में इसी तरह से a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इज द कांस्टेंट टर्म। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, वो केवल एक इक्वेशन थी, और अगर हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उस इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही होंगे। लेकिन जब हम पेयर की बात करते हैं तो वहां पर सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं। वो किस पे डिपेंड करेंगे ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सीधे काम की बात पे आ रहे हैं। जब भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा जाएगा, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने पॉलिनोमियल्स में भी जान लिया था। तो हम सबसे पहले यहां पर जो पढ़ना चाह रहे हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि जब 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है तो कितने कितने सॉल्यूशंस की कंडीशंस हो सकती हैं। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। सॉल्व करने के हम यहाँ पे मेथड्स पढ़ेंगे। सॉल्व का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, मींस हमें x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है which satisfy both these equations। सबसे पहले हम यहां पर समझ रहे हैं सॉल्यूशंस की कंडीशन, यानी कि हम यहां पर ग्राफिकल मेथड को पहले समझ रहे हैं। ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, लेकिन मेथड समझना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वहां पर ये एप्लीकेशंस की तौर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे जान लेते हैं ग्राफिकल मेथड। यानी इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तब हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है, मान लेते हैं हमने दोनों लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करा। अब क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट ही होगी। हमने यहां पर दोनों लाइन को प्लॉट कर लिया और दोनों लाइंस इस तरह से हमें मिली जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट को हमने यहां पर h, k से डिनोट कर लिया। तो एक कंडीशन हमारे सामने ये होगी, इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट h, k, सपोज ये हमने माना है। तो इसका ये मतलब हुआ जो यहां पर पॉइंट आया है, यही पॉइंट इन लाइंस की क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, h के दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसका जो कॉमन नाम है वो है यूनिक।
सॉल्यूशन। तो दोनों लाइंस अब एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इस कंडीशन में इनका सॉल्यूशन जो होगा ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन, या इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें यहां पर एक्स वाई के कोफिशिएंट्स की और कांस्टेंट टर्म की, तो एक फॉर्मूला भी होता है इसे चेक करने के लिए। ये तो बच्चों तब होगा जब हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना के हमने देख लिया कि एक पॉइंट आ रहा है, यानी यहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। वैसे अगर हम बिना ग्राफ के चेक करना चाहें तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, और वो फॉर्मूला इस तरह से है A1 अपॉन A2 का रेशियो अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन माना जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन मींस इफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी पता लगाया जा सकता है। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देन द लाइंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट कंडीशन, जब हमने लाइन को ग्राफिकली प्लॉट करा और हमें यहां पर जो सॉल्यूशन मिला दैट इज यूनिक, मींस लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। थोड़ा सा मार्जिन हम यहां पे ले रहे हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं हमने दोनों लाइन को ग्राफिकली प्लॉट करा और हमने देखा हमारे सामने दो लाइंस इस तरह से आ गई जो पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लाइन अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, या इसे हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं, जो आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये नो सॉल्यूशन कब होगा, if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, यानी A1 upon A2 का रेशियो अगर B1 upon B2 के इक्वल है और ये रेशियो अगर C1 upon C2 के इक्वल नहीं है, we get parallel line, जिसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो दो केस हमने बेटा यहां पे पढ़ लिए हैं। थर्ड केस के लिए मैं यहां पे जगह बनाऊंगा, ये रही थर्ड केस। तो थर्ड केस इस तरह से है, जब हमने लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करा तो हमें दो लाइंस मिलेंगी दैट आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन ये बनी है, थोड़ा सा स्केल का यूज कर लेते हैं बच्चों, दूसरी जो लाइन बनेगी ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएगी, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस कंडीशन में जब कोइंसिडेंट लाइंस आ गई तब क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी दोनों पे लाई कर रहा है, ये भी कॉमन होगा, ये वाला पॉइंट भी दोनों पे लाई कर रहा है, ये भी कॉमन होगा। ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। सो इन दिस केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, यानी कि इसे कहा जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशन जो इनफाइनाइटली आया है ये हमें कब मिलेगा, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 का रेशियो अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल है और ये रेशियो अगर C1 अपॉन C2 के इक्वल हो जाए, यानी कि तीनों ही रेशियो अगर इक्वल हो जाएं, वी गेट कोइंसिडेंट लाइन, जिसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। समझ लें चैप्टर का यही सार पूरा एक तरह से है। ग्राफिकली जब लाइंस को प्लॉट करेंगे हमारे सामने यही तीन केस आएंगे, इसके अलावा कोई अगला केस नहीं हो सकता। यूनिक, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, एंड थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और बिना ग्राफ के पता लगाना है तो मैंने यहां पे तीनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो ये तो बात हुई ग्राफिकली। जब हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारे सामने जो केस आएगा वो केवल यूनिक ही आएगा। यानी कि जब हम एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल पाए, क्योंकि ग्राफ सही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। इससे पहले हम आगे बढ़े बच्चों, एक टर्म और क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इक्वेशंस तो हमने समझ ली हैं, ये भी मिटा दे रहे हैं। तो दो टर्म को हमें यहां पर क्लियर करना है जो काफी ज्यादा यूज होती हैं, और ये दो टर्म कहलाती हैं कंसिस्टेंट। ये दो टर्म कहलाती हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इन दो टर्म का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट जो टर्म है इसका मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशंस, यानी कि जिस कंडीशन में सॉल्यूशन होगी उसे हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो जो हमने यहां पर तीन केस पढ़े हैं, इन केसेस को हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेसिस पे भी बच्चों डिफाइन कर लेते हैं। अब ये क्या है? ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट केस में क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन आ रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यानी क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। और इस केस की बात करें, इसमें भी तो सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट। तो अगर इस तरह से आए कंसिस्टेंट, इट मींस हैविंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ईदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, दैट मींस पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चों क्वेश्चनों की बात हो जाए, क्योंकि बेसिक यहां पर जो है वो लगभग इतना ही है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा बेसिक नहीं है, बस केवल मेथड्स हैं जो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो हम यहां पर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, और 3.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है वो हम कवर करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए ऐसा है, ग्राफिकली तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मतलब है हम ग्राफ बना के देखना है। तो जब हम ग्राफ के टॉपिक पे आएंगे तो अपने आप ही आप इसे रिप्रेजेंट करते चलना, हम केवल इसे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब ग्राफ पढ़ लिया जाएगा तो ग्राफिकली भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एज वाला है, और आप याद रखें वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। आप अच्छी तरह सुनेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। जब भी इस तरह से एज वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपको कंडीशन 10 साल पहले की दी हो, 10 साल बाद की दी हो, कभी की कंडीशन दी हो, आपको हमेशा प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई मानना है, यानी जो अभी एज चल रही है। तो आफ्ताब और उसकी डॉटर दो यहां पे हमें गिवन है, तो हमने क्या करा? प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की थी, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ईयर मान लिया, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है ये हमने मान लिया है वाई ईयर। ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट एज को ही माना जाएगा। अब हमने आगे बढ़ा, हम आगे बढ़े, कंडीशन क्या है? 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? अभी अगर x है तो 7 साल पहले 7 माइनस, और आफ्ताब के डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी रही होगी? क्या गिवन है? 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है। इसका मतलब है 7 ईयर्स पहले आफ्ताब की जो एज है दैट इज 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर। तो ये वाली एज इस एज का 7 टाइम है, यानी इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा तब वो बनेगा। हमने इसे सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद आया x -7
7y माइनस 49, इसे हम अरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। सो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7 विच इज माइनस का 42। ये हमने बना ली है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, एक कंडीशन की इक्वेशन बनी है बेटा। सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनानी, फिर हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या दिया है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 year। तीन साल बाद आफताब की एज अगर अभी x है तो 3 साल बाद 3 years उसमें बढ़ गए, और डॉटर की एज अगर अभी y है तो आफ्टर 3 year कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या दिया है 3 years आफ्टर I shall be 3 times as old as you। कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। यानी 3 years बाद आफ्ताब की एज इज 3 times the age of his daughter। इसे हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों, x प्लस 3y माइनस 9, वी गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो हमें इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, हमने कर लिया। ग्राफिकली हम नहीं कर रहे क्योंकि हम एक साथ करेंगे, और वैसे बता दें बहुत सिंपल है, जैसे आपने 9th में ग्राफ बनाया, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना, रिप्रेजेंट कर देना। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन सेकंड की तरफ आते हैं। आप देखें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल फॉर रुपीज इतना, लेटर शी बाय इतने बैट इतने बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर दिस रुपीज। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, 3 बैट 6 बॉल की कॉस्ट पहले गिवन है, उसके बाद एक और कंडीशन में कॉस्ट हमें गिवन है, अनदर बैट का मतलब हुआ 1 बैट और 3 बॉल्स। अगर हम यहां पर एक बैट की कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज और एक बॉल की कॉस्ट को मान लेते हैं y रुपीज, तो फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी, 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 3x, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 6y, विच इज इक्वल टू 3900। फिर उसने क्या करा, एक और बैट खरीदा, एक बैट का मतलब है ओनली 1 बैट, उसकी कॉस्ट कितनी है x, एंड कितनी बॉल्स हैं बेटा 3 मोर बॉल्स, मतलब 3y, दैट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट 1300। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। और अगर आप देखें थर्ड क्वेश्चन भी आपका लगभग वैसे ही है, तो आप इसे भी क्वेश्चन बना के इतना ही छोड़िएगा, ग्राफिकली हम एक साथ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा। हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, और अब हमें यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए मैंने आपको फिर बताया, ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में अगर हमने ग्राफ बना दिया तो सब में ही बन जाना है, बार बार हम उसको रिपीट नहीं करने वाले कि हर क्वेश्चन में ऐसे बनेगा, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा उससे। तो 3.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं हम उसे केवल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ग्राफ जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग आराम से सब बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज भी लिख देता हूं लो, 3.2 है। हाँ, तो क्या दिया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. Number of girls 4 more than the number of boys. Number of boys and girls who took part in the quiz हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या मान लिया, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, 10 स्टूडेंट, इट मींस टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स बॉयज से 4 मोर हैं, गर्ल्स कितनी है y, बॉयज कितने थे x, इनसे 4 मोर। ये दो इक्वेशन हमने बना ली है। ग्राफ अगर चाहें आप तो 9th के बेसिस पर आसानी से बन जाएगा, वैसे जब मैं ग्राफ पढ़ा दूंगा तो आप बहुत आराम से बना लेंगे। सेकंड पार्ट अगर हम देखें काफी सिंपल सा है ये,
5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट गिवन है, फिर 7 पेंसिल और 5 पेन की गिवन है। एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट को हमने y मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं x या y, और एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने y मान लिया है। 5 पेंसिल की कॉस्ट का क्या मतलब है 5y, 7 पेन की कॉस्ट का क्या मतलब है 7x, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 रुपीज। देन 7 पेंसिल का मतलब है 7y एंड 5 पेन की कॉस्ट का मतलब है 5x, दैट इज इक्वल टू द, सिंपल बेटा। क्वेश्चन सेकंड को देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो हमने अभी आपको पढ़ाया, हमें निकालना है लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना होगा, हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस जिसे बोलते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कोइंसिडेंट जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा बेटा, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, and second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. 7, 6, 9, ओके। तो हमें रेशियो कंपेयर करके बताना होगा, और आपको बता दें जिस तरह से हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी a1x plus b1y plus c1, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे a1 5 होगा, b1 माइनस 4 होगा एंड c1 इज 8। ऐसे ही बेटा a2 होगा 7, b2 होगा 6 और c2 जो होगा दैट इज -9। अब हमें रेशियो को कंपेयर करना है, तो हम यहां पर सबसे पहले निकाल रहे हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो, जो 5/7 आएगा। फिर हमने निकाला यहां पर b1 अपॉन b2 का रेशियो, -4/6 आएगा। इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, वी गेट -2/3। देन हमने यहां पर रेशियो निकाला c1 अपॉन c2 का, जो 8/-9 आएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं सब रेशियो हमने फाइंड कर लिए हैं, और 3 कंडीशंस थी, उसमें से कौन सी सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट। कैसे? क्योंकि ये इस दोनों के इक्वल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये इक्वल है या नहीं, नहीं है यूनिक हो जाएगा। अगर ये इक्वल है फिर आपको ये भी देखना है, तीनों इक्वल हो गए इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये दो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीनों इक्वल होंगे इनफाइनाइटली, ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है नो, और ये दोनों इक्वल नहीं है देन यूनिक सॉल्यूशन। सो हम यहां पे देख सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में से मैं आपको एक पार्ट बेटा और कराता हूं, एक आप अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करें। 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. Second equation 2x minus y फिर मैंने सब निकाल लिया है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। हमने कंपेयर करा यहां पर a1 अपॉन a2 जो 6/2 आएगा, मैंने 3 लिख दिया है इसे। फिर मैंने यहां पे कंपेयर करा b1 अपॉन b2 जो -3/-1 आएगा, यानी ये भी 3 हो गया।
फिर मैंने यहां पे कंपेयर करा C1 upon C2 we get 10 upon 9। सो हम यहां पे देख सकते हैं बेटा इन दोनों का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 which is not equal to C1 upon C2। और इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस जिसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सो यहां पर सॉल्यूशन नो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी बेटा आपको यही करना है, बस नाम चेंज है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था जिसमें यूनिक आएगा, जिसमें इनफाइनाइट आएगा वो तो कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है, और जिसमें नो सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो ये सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, फोर्थ की। तो ये भी तो वही है, केवल आपको बताना है कंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा। और कंसिस्टेंट अगर है यानी सॉल्यूशन अगर है तो आपको उसका ग्राफ बनाना है, मतलब यूनिक होगा तब भी ग्राफ बनाना है और इनफाइनाइट होगा तब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे आप इसे आसानी से ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल आप केवल ये जान लीजिएगा रेशियो को निकालकर वेदर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than the width is 36, find the dimension of the garden। क्या मतलब है क्वेश्चन का, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, फिर कॉमा लगा है, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर है, फिर कॉमा लगा इस 36, मतलब पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 है एंड लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। तो हमने क्या करा बच्चों, यहां पर ये कौन सा क्वेश्चन था, फिर हमने क्या करा, रेक्टेंगल की लेंथ को तो x मान लिया और इसकी विड्थ को हमने मान लिया है y। हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मैं हाफ करता हूं मुझे 36 मिलेगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2x + 2y। ये मैंने 2 कॉमन निकालकर कैंसिल कर दिया है तो मुझे मिला यहां पर x + y = 36। एक इक्वेशन आई। सेकंड कैसी बनेगी, लेंथ 4 मोर देन द विड्थ। लेंथ क्या थी बेटा x, विड्थ क्या है y, इससे कितनी ज्यादा है ये 4। ओके, ग्राफ आसानी से बन जाएगा पढ़ने के बाद। और 7th क्वेश्चन जो है उसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना है। लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन को लिखना होगा कि जिससे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो बने वो इंटरसेक्टिंग बने, पैरेलल बने, कोइंसिडेंट बने। तो ये क्वेश्चन ग्राफ का नहीं है, यानी पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे कि दोनों इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो हमें मालूम है यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो मैं यहां पे ये 2 पहले से लिखा हुआ है तो मैंने यहां पे बच्चों लिख दिया 5x। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब मैं a1/a2 निकालूंगा तो मुझे क्या मिला 2/5 मिला। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि 2/5 कभी भी 3/समथिंग के इक्वल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, चलो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में देखें a1/a2 2/5 b1/b2 3/4। सो हियर इन दिस केस लिख लिया। सेकेंड पार्ट में हमें जो एग्जाम्पल लिखना है वो है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ये हुआ
कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं का मतलब है a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो तो इक्वल होगा। अब जैसे मान लो यहां पर 2x है, अगर मैं 4 लिखता हूं सपोज, तो दोनों का रेशियो 1/2 हो गया, तो हमें यहाँ पे इसका रेशियो भी तो 1/2 लाना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा 6। तो मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, मैंने यहाँ पे 4x लिखा, मैंने यहाँ पे 6y लिखा, और यहाँ पे मैंने चलो 9 लिख दिया बेटा। अब अगर मैं a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालता हूं तो 2/4 हो जाएगा 1/2। अगर मैं b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालता हूं तो ये भी 3/6 जो है 1/2 होगा। और इसके बाद अगर मैं c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालता हूं तो ये 8/9 आएगा। सो हमने देखा ये दोनों का रेशियो तो इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी लाइंस क्या बनी, पैरेलल लाइंस। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा है, थर्ड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे जगह बना दूं बेटा पहले। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें एग्जाम्पल लिखना होगा सच दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट, का मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि तीनों का रेशियो इक्वल लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 बनाऊंगा तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/3 बनाऊंगा तो यहाँ पे भी 1/3 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 6x लिखा, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 1/3, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 9, क्योंकि इसका रेशियो भी 1/3, और यहाँ पर भी रेशियो मुझे 1/3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का 24। सो आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 क्या आया 1/3, b1 अपॉन b2 आया 1/3, c1 अपॉन c2 आया 1/3। सो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन बच्चों ग्राफ का है, और जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक साथ पूरे कराएंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमने बात स्टार्टिंग में आपको बताई थी, इस चैप्टर में हम इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड को हमने केवल समझा भी करा नहीं है, क्योंकि हमने उसके बेसिस पर कंडीशंस को समझ लिया। अब बात आती है सॉल्व करने की इक्वेशन को, तो एक मेथड तो बच्चों हो गया ग्राफिकल मेथड, जो हमने समझा, करेंगे बाद में। इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड आता है ये कहलाता है एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में हम जिन मेथड्स को पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो मेथड हम पढ़ेंगे ये कहलाता है सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम यहां पर जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं करना है, केवल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये हुआ अगर हमें एक्स वाई निकालना है तो किसी भी इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर उसे दूसरी इक्वेशन में लगा दें। अधिक जानकारी के लिए आप एक्सरसाइज 3.3 देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइन पढ़ लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन we are given x plus y is equal to 14 and second equation x minus y is equal to 4। इसे बना दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे बना दिया सेकंड इक्वेशन। किस तरह से मेथड वर्क करता है आप देखिए। किसी भी इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को निकालेंगे, जिसे निकालना आसान होगा उसे ही हम निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे दोनों से निकालना आसान है, किसी भी वेरिएबल को निकालना आसान है। तो हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से चलो x निकाल लेते हैं। फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर बच्चों यहां से हम x निकालें तो x, चलो मैंने y निकाल दिया, चलो y निकालते हैं। अगर हम यहां से y निकालें तो 14 माइनस एक्स होगा, किसी को भी निकाल सकते हैं। और जो हमने y की वैल्यू को निकाला है इसे हम दूसरी इक्वेशन में लगाएंगे, यानी सेकंड इक्वेशन में आपको y की वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है 14 माइनस एक्स और इसे सॉल्व कर लेना है। सिंपल है सॉल्व करना। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ये मैंने साइन चेंज भी कर लिए, देखिए x और x हो जाएगा यहां पर 2x, 14 को आप इधर ले गए तो ये आएगा 14 प्लस 4 यानी 18। सो वी गेट x इज इक्वल टू 9। अब आपको x9 कहीं पे भी लगा देना है, फर्स्ट में लगाएं या सेकंड में लगाएं, तो हम इसे फर्स्ट में लगाते हैं x9। वी गेट y प्लस 9 इज इक्वल टू 14, यानी y आएगा 14 माइनस 9 विच इज 5। तो ये x और y आ गया, यही कहलाएगा सॉल्यूशन। मतलब x y दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं x को आप 9 लगाएं, y को आप 5 लगाएं, दोनों का सम 14 आएगा। यहां पर आपने x को 9 लगाया, y को आपने 5 लगाया, 9 माइनस 4 क्या मिला 4। तो यही होता है सॉल्यूशन, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि केवल एक ही सॉल्यूशन आया, एक ही आंसर आया। सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सो सेकंड पार्ट जो है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपको बताया था जिस इक्वेशन से वेरिएबल को निकालना आसान होगा उसी इक्वेशन से वेरिएबल को निकाला जाए। अब s और t अगर हम यहां से निकालते हैं थोड़े से स्टेप ज्यादा होंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, तो बेहतर है हम यहां से एस टी किससे, एस या टी कहां से निकालें बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालें। तो हमने क्या करा यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इसमें से s निकाल लिया, तो हमें मिला 3 प्लस टी, और मैं इसे कहां पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो s को हमने यहां पे रिप्लेस कर लिया है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। मुझे यहां पे एलसीएम भी लेना होगा, 6 एलसीएम आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t एंड इक्वल टू 6। देन इन दोनों का सम बनेगा बेटा 5t, तो ये हमें मिला 5t प्लस 6 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 36। वी गेट 5t इज इक्वल टू 30, सो t इज इक्वल टू 6। और जब हम t को 6 लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, जहां पे आसान होगा, यहां पे लगाइए, इतना आसान है। तो t को आपने यहां पे 6 लगाया, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यानी s कितना मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं s और t की जो वैल्यू आई है दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इसे कर रही है। और इसमें भी अगर आप s को 9 लगाएंगे हमें 3 मिलेगा डिवाइड करने के बाद, t को आपने 6 लगाया फिर 3 मिलेगा, दोनों का सम आएगा 6। तो यही मतलब होता है सॉल्यूशन का, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू विल सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन। और ये सॉल्यूशन भी क्या है बच्चों, यूनिक। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन तो वही चल रहा है, काफी सारे पार्ट हैं इसके। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम यहां पर रेशियो निकालें, a1 अपॉन a2 क्या मिलने वाला है मुझे, 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, तीनों का रेशियो इक्वल का मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इतने सारे सॉल्यूशन को निकाल पाए, फिलहाल नहीं है, वैसे है। तो इतने सारे सॉल्यूशन हम निकाल पाए
ये अलजेब्रिक मेथड में हमारे लिए संभव नहीं है। ग्राफिकल तो हो सकता है, हम ग्राफ प्लॉट कर लें, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन से आसानी से क्या निकल रहा है बेटा, y निकल रहा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे आसानी से y निकालेंगे, क्योंकि मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से x निकालता हूं तो मुझे 3 नीचे भी लाना पड़ेगा। तो हमने y निकाला, y को उधर ले गए, 3 इधर आया, तो हमें यहां पर क्या मिला, 3x 3 माइनस 3 मिला, और मैं इसे सेकंड में पुट करूंगा, -3, ये मैंने y की वैल्यू को लगाया है और मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। ये मैंने कैंसिल कर लिया, नहीं ये 3 इंटू 3 बेटा 9x था, तो ये मैंने इसे कैंसिल कर लिया है और ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, 9 इज इक्वल टू 9, विच इज ट्रू, लेकिन x और y तो नहीं आया। सो जब भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, अलजेब्रिक से हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस तरह का ही केस मिलेगा जब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ अब मैं 1-2 पार्ट को बेटा स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। जैसे मैंने 4th पार्ट को स्किप कर लिया, आप इसे ट्राई करें। इनकेस आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। हम 5th पार्ट पे मूव करते हैं, एंड 5th पार्ट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, and second equation is √3x minus √8y 0। तरीका वही है, केवल रूट लग गया बस। फर्स्ट इक्वेशन से मैं बच्चों x निकालना चाह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। √2x को मैंने यहीं पे रहने दिया है, y की टर्म को मैं उधर ले गया और ये मैंने x निकाल दिया, -√3 अपॉन √2y। अगर फर्स्ट से निकलेगा सेकंड में पुट करना है, सेकंड से निकलेगा फर्स्ट में पुट करना है, तो मैं कहां पुट करने वाला हूं बेटा, से सेकंड में। तो ये हमने x की वैल्यू को लगाया, -√3 अपॉन √2, ये ऐसी रहा, माइनस का √8y 0, एंड ये हो जाएगा √3 और √3 का जब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है बेटा, 3, यानी कि -3 अपॉन √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहां कर लेते हैं बच्चों, ये आ गए हम यहां पर। सो y मैं कैसे निकालूंगा, मुझे यहां पे y को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहां पर माइनस भी कॉमन निकाल लिया, y भी कॉमन निकाल लिया। मुझे क्या मिला, 3 अपॉन √2 और प्लस का √8। अब मैं यहां पे एलसीएम भी लूंगा, एलसीएम आएगा √2 और ये बन जाएगा √16, जिसका रूट हुआ करता है 4, यानी हमें मिला माइनस का 7 अपॉन √2 इंटू वाई। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरा 0 के नीचे आएगा, 0 अपॉन समथिंग, यानी y क्या हुआ। अब y को मैं कहीं पे लगाऊंगा, यहां लगाता हूं y को मैं, अगर 0 तो मुझे x का मिलने वाला है। सो द सॉल्यूशन इज x 0 एंड y 0। एक 6th वाला पार्ट है, इसे भी आप बेटा ट्राई करें, और कोई दिक्कत अगर आपको आती है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा सीधे। क्वेश्चन सेकंड है, सॉल्व द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज एंड सेकंड इक्वेशन इज
2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y minus 24. हमें m निकालना है which is connected by the relation m तभी निकलने वाला है बेटा जब x और y आएगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकालते हैं। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। मैं एक काम करना चाह रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड हो सकती है। तो इस इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड कर लिया। अब मुझे लग रहा है यहां पर कि x और y को निकालना आसान सेकंड इक्वेशन से रहेगा, तो मैं x को सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूं। और इस x की वैल्यू को मैं यहां पर फर्स्ट में पुट करूंगा। ऐसा भी हो सकता था हम डिवाइड नहीं करते, सीधे यहां से 2x निकाल के वहां लगा सकते थे, या यहां से 2x निकाल के इसमें लगा सकते थे। कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे x लगा रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह ये लगेगा सो हमें मिला माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, जिसे सॉल्व करके मुझे यहां पे मिलेगा 7y। 24 हम यहां पे लाएंगे, वी गेट 35। ओके बेटा, यानी कि y कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैं यहां पर पुट करने वाला हूं y को 5, तो -12 प्लस 2 इंटू 5 यानी -12 प्लस 10, मुझे x कितना मिला, x और y दोनों आ गए। m निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पे पुट करने वाले हैं। तो x को हमने यहां पर y को पुट करा 5, x को पुट करा -2 यानी -2m प्लस क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। 3 को हम वहां पे ले गए, 5 - 3 कितना आएगा बेटा, सो वी गेट m इज इक्वल टू। इस तरह से आसानी से आ गया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है, माइनस साइन होगा, साइन चेंज करने। गलतियों के चांस अगर केवल हैं तो वो कैलकुलेशन में ही, अदरवाइज इसमें कोई गलती नहीं है, कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है ये। हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत सारे पार्ट हैं, तो थर्ड क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखें, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज दिस, 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है और दोनों का डिफरेंस है। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब हमें दोनों नंबर का डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस का क्या मतलब है, लार्जर में से ही तो स्मॉलर को माइनस करा जाएगा। देन वी आर गिवन 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर। कौन सा नंबर दूसरे का 3 टाइम्स होगा, जो बड़ा है वही होगा। लार्जर नंबर को हमने x माना था, सो x इज इक्वल टू 3y। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है, हमें x की वैल्यू तो पता है 3y, हम 3y यहां पे लगाएंगे, वी गेट x एंड y बोथ। सेकंड पार्ट में हम मूव करते हैं, विच इज लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 फाइंड देम। यहां पे भी लार्जर स्मॉलर आ गया, तो मैं यहां पर लार्जर नंबर को x मानता हूं और स्मॉलर नंबर को y मानता हूं। सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम 180 होगा। देन लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो लार्जर का मतलब क्या है, x, स्मॉलर से कितना ज्यादा है ये। ओके बेटा, काफी आसान, सॉल्व कर लोगे अपने आप। x की वैल्यू को पुट करना है, x एंड y दोनों आएंगे, आसानी से आएंगे। कोई डाउट अगर आपका हो तो मैंने आपको बताया, बार बार कमेंट आप कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें आप पूछ सकते हैं मुझे सॉल्यूशन। देन थर्ड पार्ट में स्किप करके चलता हूं क्योंकि ऐसा पार्ट हम प्रीवियस कर चुके हैं पहले। मैं फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ जाता हूं।
जो फोर्थ पार्ट है दैट इज टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। टैक्सी का जो चार्ज है एक सिटी में, उसमें एक तो फिक्स्ड चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दूसरा जो चार्ज है वो है जितना भी हमने डिस्टेंस कवर करी है उसके बेसिस पर। फिर हमें दिया है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हमें 105 पे करना पड़ा, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए वी हैव पेड 155। तो हमें बताना है फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा। फिर हमें यह भी बताना है पर्सन कितना पे करेगा अगर वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो दो तरह के चार्ज यहां पर हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, फिक्स्ड जो चार्ज है इसे हमने मान लिया है x रुपीस, और जो सेकंड चार्ज है दैट डिपेंड ऑन चार्ज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है इसे मैंने मान लिया y रुपीस। कंडीशन क्या गिवन है, 10 किलोमीटर के लिए 105 पे करा। अब जो 10 किलोमीटर हमने ट्रेवल करा उसमें दो चार्ज थे। एक चार्ज जो था वो तो फिक्स रहेगा, x तो हमें देना ही देना है। दूसरा जो हम देंगे वो डिस्टेंस पर किलोमीटर पर देंगे, यानी 1 किलोमीटर के y रुपीस। अगर हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा सो व्हाट वी हैव टू पे 10y, टोटल x प्लस 10y, और ये किसके इक्वल होगा 105 रुपीस। एक और कंडीशन गिवन है 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर का मतलब क्या है, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज y रुपीस। सो 15 किलोमीटर का चार्ज होगा 15y एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट 155। फिर से बच्चों वही काम आपको करना है। हालांकि ऐसा लिख के नहीं आता है कि हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा तो हम उसी को फॉलो करेंगे जिससे मेथड भी हमें और क्लियर हो जाए। तो आप आसानी से एक्स वाई निकाल लेंगे। जब आप एक्स वाई निकाल लेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट हाउ मच डज अ पर्सन पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी टोटल पे वो कितना करेगा, टोटल पे वो कितना करेगा 25 किलोमीटर के लिए। एक्स तो पे करेगा ही करेगा जो फिक्स्ड चार्ज होगा, और 25 किलोमीटर में डिस्टेंस पर किलोमीटर का जो चार्ज था वो y रुपीस था, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 25y हो गया। जब आप एक्स वाई निकालेंगे तो आप यहां पे इसे पुट कर देंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा कितना परसेंट टोटल चार्ज पे करेगा। हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसे पढ़ें आप। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब 2 ऐड करा जाएगा दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। मैंने कहा ना फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन तभी बनेगा जब न्यूमरेटर भी आएगा और डिनोमिनेटर भी आएगा। सो हमने यहां पर क्या करा, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो हमने न्यूमरेटर को तो x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया है। फ्रैक्शन 9/11 होता है if 2 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड करा, डिनोमिनेटर में हमने 2 ऐड करा, फ्रैक्शन हमें मिला 9/11। इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 11x plus 22 9y plus 18, so we get 11x minus 9y is equal to -4। ठीक है बच्चों, 18 minus 22। सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 अगर हमने न्यूमरेटर में ऐड करा और 3 अगर हमने डिनोमिनेटर में ऐड करा, देन द फ्रैक्शन इज 5/6। आसानी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप कर लेंगे वी गेट इक्वेशन सेकंड। और दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। और जब ये आ जाएगा तो हमें बताना फ्रैक्शन क्या होगा। क्या होगा फ्रैक्शन, जब एक्स वाई दोनों आ जाएंगे सो फ्रैक्शन इज x/y। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ पार्ट।
जो एज वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन की इक्वेशन एक बन चुकी है अभी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज 5 years hence एंड 5 years ago, 5 साल आगे और 5 साल पीछे। हमने आपको क्या बताया, प्रेजेंट एज को ही हम एक्स और वाई मानते हैं। जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज को एक्स और वाई माना जाए तो हमने यहां पर जैकब की प्रेजेंट एज को एक्स ईयर मान लिया और उसके सन की प्रेजेंट एज को हमने वाई ईयर मान लिया। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे 5 years हेंस का मतलब है 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो x प्लस 5 होगी और सन की जो एज होगी, जब जैकब 5 साल बढ़ा तो सन भी तो 5 साल बढ़ेगा या उतना छोटा रहेगा, वो उसकी एज भी बढ़नी चाहिए बेटा। क्या कंडीशन गिवन है, 5 years हेंस जैकब विल बी 3 times। जैकब 3 times हो जाता है तो 3 यहीं पे तो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये क्वांटिटी बढ़ी जाएगी। सन होना चाहिए था y प्लस 5। आसानी से आप इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट कंडीशन 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज 5 साल छोटा होगा और ऐसे ही जो सन होगा इसकी एज में भी 5 years माइनस होने चाहिए। तो 5 years ago जैकब 7 times द एज ऑफ सन, यानी जैकब की जो एज होगी दैट इज 7 times द एज ऑफ सन। आसानी से आप इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, यू गेट एक्स एंड वाई बोथ, जो डिनोट करेगा एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो यहां तक हमने कवर करा है एक्सरसाइज 3.3 इस फर्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।